नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। और आज का हमारा बिंदु है निबंध। तो जैसा कि निबंध से संबंधित जो हमारा टॉपिक था वो पहले से ही चल रहा था टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत। ये एक टेस्ट श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम लोग 20 प्रश्न जो है वो पहले कर चुके थे और शेष प्रश्न जो है वो हम अब करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे उनको सभी को कोशिश रहेगी कि व्याख्या सहित समझाने का प्रयास किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए जाएंगे। तो इस क्लास के साथ जुड़े ये प्रश्न बिल्कुल उनसे अलग रहेंगे बिल्कुल ही। और आज जो रहेगी विशेष प्रकार की क्लास रहेगी। आप देख सकते हैं निठल्ले की डायरी निबंध के रचयिता है। पहला प्रश्न है हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है। निठल्ले की डायरी निबंध के रचयिता है ए रघुवीर सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह और हरिशंकर परसाई। कौन है निठल्ले की डायरी निबंध के रचयिता कौन है? तो साथियों, जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि चैनल पर ही इसके जवाब दे रहे होते हैं, ए बैस है या द इस तरह से, और या फिर अन्य तरीके से करते हैं। तो इसलिए मैं वैसे तो बताता रहता हूं, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब भी आप टेस्ट देने बैठें तो आप अपनी कॉपी ले लीजिए और कॉपी में प्रश्न संख्या लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 लगभग 30 तक या 50 तक लिख लीजिए। लिखने के बाद आप जो भी प्रश्न स्क्रीन पर आए आप उसका उत्तर अपनी तरफ से दे दीजिए। जैसे ही प्रश्न जो है स्क्रीन पर आए आप अपना उसको पढ़कर उसका उत्तर जो दे दीजिए। उसके बाद जैसे मैं उत्तर बताता हूं तो उसके बाद आप देख लीजिए कि अगर सही है तो उसके गुड का निशान लगा दीजिए, अगर गलत है तो उसके क्रॉस का निशान लगा दीजिए। और अंत में उनको चेक कर लीजिए कि कितने आपके गलत हुए और कितने आपके सही हुए। एक बात, उसके बाद आप सही और गलत के बाद भी आप नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से भी अपने अंक कम कर लें और फिर देखें कि आपके अंक जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रतिशत के हिसाब से सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको अगर लग रहा है कि आपके अंक बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो फिर आपको उसी टॉपिक पर, जैसे मैं अभी निबंध करवा रहा हूं, तो निबंध पर टॉपिक पर आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए। एक बात। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने कम नहीं आ रहे हैं, कुछ बिंदु ऐसे थे जिससे संबंधित आपके जो प्रश्न थे गलत हो रहे थे, तो फिर से आपको उन्हीं बिंदुओं को फिर से पढ़ने की प्रयास करना चाहिए। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे आपके नंबर बहुत कम आए तो आपका पूरा निबंध टॉपिक फिर से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आपका निबंध का जो टॉपिक है वो अच्छा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंधों के उत्तर नहीं दे पाए या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के उत्तर नहीं दे पाए हो, तो ऐसी स्थिति में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को फिर से पढ़ना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को फिर से पढ़ना चाहिए, हरिशंकर परसाई को फिर से पढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बिंदु या जो लेखक या निबंधकार आप मतलब जिसके उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उसको अकेले को पढ़ लीजिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 21। निठल्ले की डायरी निबंध के रचयिता है। कौन है निठल्ले की डायरी निबंध के रचयिता? निठल्ले की डायरी निबंध के रचयिता है ए बै से या फिर द, तो द हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई जी के कुछ निबंध है, थोड़े से कुछ और जो निबंध है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। महत्वपूर्ण वैसे तो बहुत सारे निबंध लिखे थे, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण निबंध जो है उनके बारे में थोड़ा सा, जो आसान है, जो आप पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं होते हैं या अभी याद नहीं होंगे, और जैसे ही मैं लिखूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बड़े आसान है और हमने पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेमचंद के फटे जूते। वर्तमान में कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है प्रेमचंद के फटे जूते, वर्तमान में जो कक्षा 9 है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसमें ये अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते। क्या है? हरिशंकर परसाई जी के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये
व्यंग्यकार थे। वैसे कहानीकार भी थे लेकिन प्रमुख रूप से व्यंग्यकार थे। और ये प्रथम रचनाकार थे, ऐसे प्रथम रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को अलग विधा का दर्जा दिलवाया था। मतलब हरिशंकर परसाई जो थे वो प्रथम रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को एक अलग विधा का दर्जा दिलवाया था। विधा से तात्पर्य आप हिंदी के विद्यार्थी समझ रहे होंगे, जैसे निबंध को अलग माना जाता है, जैसे आलोचना को अलग माना जाता है, उपन्यास को, नाटक को, कहानी को, इन सब को एक अलग, जीवनी को, संस्मरण को, रिपोर्टाज को, सभी को अलग विधा माना जाता है। ये सभी हिंदी की विधाएं हैं। तो उसी तरह से व्यंग्य को भी विधा का दर्जा अलग से पढ़ने के लिए जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हरिशंकर परसाई के कारण ही रहा था। इन्होंने ही उसको ये दर्जा दिलवाया था। अब हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई के निबंधों की, प्रमुख निबंधों की, जो बड़े आसान हैं। आप लोगों ने उनके नाम कहीं न कहीं पढ़े हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना। प्रेमचंद के फटे जूते और पगडंडियों का जमाना। प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना और तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग इन निबंधों को याद करेंगे कि 2 के टुकड़ों में या 3 के टुकड़ों में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो उस तरीके से कर लीजिए। अगर आपने पहले से इनको कहीं टुकड़ों में या किसी तरीके से बांट रखा है तो मतलब जब भी आप कुछ पढ़े तो उसको इस तरीके से पढ़े कि उसको मतलब रुचिपूर्ण बना ले, कि आपको उसमें आनंद आ जाए, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य आप उस विधा को या उन रचनाओं को या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़ने का या याद करने का प्रयास करें कि जैसे आपने कहानी बना ली या आपने कोई ट्रिक बना ली या आपने एक जैसे जो बिंदु थे उनको अलग कर लिया। इस तरह से आप ये पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे पहले हम 3 निबंध पढ़ेंगे कि प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना और तुलसीदास चंदन घिसे। अब हम आते हैं 2 पर, और आगे 2 जो पढ़ेंगे उनमें यह आता है कि तब की बात और थी। तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है। ये 2 हो गए, ठीक है ना। इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, 2 हो गए। फिर हम इसी तरह का एक और लेकर आएंगे कि सदाचार का ताबीज और भूत के पांव पीछे। क्या रहेंगे? फिर हम 6 नंबर पर आते हैं। सदाचार का ताबीज और 7 पर भूत के पांव पीछे। सदाचार का ताबीज और भूत के पांव पीछे। इसी तरह से हम फिर 2 लेकर आएंगे एक जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। विकलांग मतलब एक जैसे, जिनका उद्देश्य एक जैसा सा नजर आता है। विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अब इसी तरह की ओर ले आते हैं 10 नंबर पर। डिप्टी कलेक्टर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो और कहत कबीर।
अब इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में बांटकर हम इसको देख सकते हैं। पहले हमने क्या बांटा, पहले हमने क्या लिखा, किसके निबंधों को पढ़ रहे हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखें। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि जो याद तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि ये निबंध जो थे ये किसके थे। तो हरिशंकर परसाई जी के निबंध है। हरिशंकर परसाई जी के कौन कौन से निबंध है? हरिशंकर परसाई जी के निबंध है कि प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना और तुलसीदास चंदन घिसे, तीन एक जैसे। उसके बाद आता है कि तब की बात और थी सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी सदाचार का ताबीज, इन दो को अलग कर सकते हैं। उसके बाद आता है तब की बात और थी शिकायत मुझे भी है, सॉरी, तब की बात और थी शिकायत मुझे भी है। फिर आता है भूत के पांव पीछे और सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज और भूत के पांव पीछे, इनको अलग कर सकते हैं। फिर आता है विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अंत में फिर तीन को याद कर सकते हैं, क्या? डिप्टी कलेक्टर कहत कबीर, सॉरी, डिप्टी कलेक्टर सुनो भाई साधो और कहत कबीर, डिप्टी कलेक्टर सुनो भाई साधो और कहत कबीर। इस तरह से हम हरिशंकर परसाई के कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको याद कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। क्या है प्रश्न संख्या 22? प्रश्न संख्या 22 है, दिख रहा है स्क्रीन पर अच्छे से, ठीक है। अज्ञाकृत निबंध संग्रह है, अज्ञाकृत निबंध संग्रह है। तो मैं क्या करता हूं कि सभी प्रश्नों को विस्तार से तो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को विस्तार से बताने के लिए तो प्रत्येक निबंधकार के बारे में बताना तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं जो महत्वपूर्ण निबंधकार है उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अज्ञाकृत निबंध संग्रह है आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेखा, कहाँ है द्वारिका, उपयुक्त सभी। आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेखा, कहाँ है द्वारिका, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? अज्ञ की बात करें तो उपयुक्त सभी निबंध जो हैं वो अज्ञ के हैं। सृजना और संदर्भ, ये सभी जो निबंध हैं ये सभी के सभी निबंध किसके हैं? अज्ञ के हैं। कौन से हैं? आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, स्मृति लेखा, कहाँ है द्वारिका, उपयुक्त सभी। अब आते हैं हम, अच्छा यहाँ एक समस्या हो सकती है, ये स्मृति लेखा को आप कंफ्यूजिंग में डाल लें, इसकी जगह हो सकता है स्मृति छंदा हो, क्योंकि स्मृति छंदा जो है वो अज्ञ का क्या है? निबंध संग्रह है। तो वैसे तो मुझे जहाँ तक है सोच समझ कर बनाए जाते हैं प्रश्न, फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई ऐसा स्मृति लेखा या स्मृति छंदा बना दिया गया हो, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। स्मृति लेखा किसी और का भी है, वो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है किसका है, ठीक है। अच्छा, अज्ञ के जो निबंध संग्रह है उसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ा ही आसान है, बड़ी ही आसान सी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? अज्ञ के जो निबंध संग्रह है कैसे याद किया जा सकता है उनको, कि त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, ऐसे आत्मनेपद आल बाल, आत्मनेपद आल बाल, ल से लिखी कागद कोरे जोग लिखी, ल से लिखी कागद कोरे जोग लिखी। और फिर आ जाता है अद्यतन, स्त्रोत और सेतु, अद्यतन, स्त्रोत और सेतु। फिर आता है संवत्सर और शाश्वत, शाश्वत और संवत्सर। फिर एक कहानी और आ जाती है कि कहाँ है द्वारका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है, कहाँ है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है, और स्मृति छंदा। अब देखते हैं इनमें क्या है। पहला जो निबंध है वो है निबंध संग्रह जो है वो है त्रिशंकु, जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंतिम जो इनका निबंध संग्रह है वो है स्मृति छंदा, जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सॉरी, क्या नाम है, छाया का जंगल। अंतिम जो इनका है वो छाया का जंगल है, जो 1984 ईस्वी में। स्मृति छंदा जो है वो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था 1989 ईस्वी में। स्मृति छंदा जो है वो उनके मरणोपरांत
प्रांत जो है प्रकाशित हुआ था 1989 ईस्वी में। इनका अंतिम जो निबंध संग्रह वो है क्या नाम है, जहां छाया का जंगल जो है वो है। अब देखते हैं, इनको लिख लेते हैं एक बार। क्या है कि सबसे पहले कौन सा निबंध आएगा, किसके निबंध है ये भी ध्यान रखना है आपने। किसके है, अज्ञे के। किसके निबंध है, अज्ञे के। पहला निबंध संग्रह कौन सा है, 1945 ईस्वी। क्या है, त्रिशंकु। दूसरा है 1956 ईस्वी। दूसरा कब है, 1956 ईस्वी। त्रिशंकु सब रंग कुछ राग। त्रिशंकु सब रंग कुछ राग। 3 पर है 1960 ईस्वी, आत्मने पद। फिर आएगा 4 नंबर 1970 ईस्वी। 4 नंबर पर रहेगा 1970 ईस्वी में रहेगा आत्मनेपद आलबाल। आत्मनेपद आलबाल, इसको भी मैं अभी ट्रिक के माध्यम से, इन वर्णों के माध्यम से और बता दूंगा। फिर 5 नंबर पर हमारे पास रहेगा 1972 ईस्वी, आत्मनेपद आलबाल लिखी कागद कोरे। 6 नंबर पर फिर 1972 ईस्वी, लिखी कागद कोरे जोग लिखी। लिखी कागद कोरे जोग लिखी। और उसके बाद आएगा 7 नंबर पर फिर 1972 ईस्वी। 7 नंबर पर फिर 1972 ईस्वी कौन सा आएगा, भवंती। 1972 ईस्वी में भवंती। लिखी कागद कोरे जोग लिखी। एक मिनट, जो जोग लिखी है यह है 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में लिखी कागद कोरे जोग लिखी। लिखी कागद कोरे जोग लिखी 1977 ईस्वी में। 7 में फिर आएगा 1977 ईस्वी में अद्यतन। फिर आएगा 8 नंबर पर 1978 ईस्वी में स्त्रोत और सेतु। स्त्रोत और सेतु। फिर आएगा कहां है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। 9 नंबर पर आएगा कहां है द्वारिका। कहां है द्वारिका, 1982 में। फिर 10 नंबर पर फिर 1982 ईस्वी में धार किनारे। कहां है द्वारका, धार किनारे। फिर 1982 में युग संधियों पर। युग संधियों पर 12 पर है 1984 ईस्वी छाया का जंगल। और फिर 13 पर 1989 ईस्वी स्मृति छंदा। कैसे याद किया जा सकता है इसको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि एक बात तो आप लोगों ने याद कैसे करना है कि त्रिशंकु से त्रिशंकु से सब रंग कुछ राग। त्रिशंकु से सब रंग कुछ राग। राग में ऐसे आत्मनेपद आल बाल। आत्मनेपद आल बाल। लय से लिखी कागद कोरे जोग लिखी। लय से लिखी कागद कोरे जोग लिखी। फिर अद्यतन स्त्रोत और सेतु। अद्यतन स्त्रोत और सेतु। फिर आएगा कहां है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। ये तीनों एक ही ट्रिक में आ जाएंगे। कहां है द्वारिका, चारों
कहाँ है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। ये तीनों 9, 10, 11 1982 और ये अंतिम जो है वो छाया का जंगल। और 1989 में जो स्मृति छंदा है ये उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। ये जो स्मृति छंदा है ये उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। अब सन की बात रखें तो सन विशेष रूप से आप कितने याद रखने हैं, आपको एक तो पहला सन याद रखना है कि त्रिशंकु, इनका पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, 1945 ईस्वी में। इनका अंतिम निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, 1984 ईस्वी में। और उसके ऊपर वाले एक ट्रिक याद रख लेना जो मैंने बताया है वो वाला, कि कहाँ है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। अज्ञा के 382 और 184, 382 और 184, 382 और 184। कहाँ है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। इस तरह से इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है, प्रश्न संख्या 23, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। क्या है निबंध का नाम, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। निबंध के रचयिता है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, निबंध के रचयिता है ए विजय देव नारायण शाही, विद्या निवास मिश्र, राम विलास शर्मा, कुबेर नाथ राय। आप अपना उत्तर दे सकते हैं। क्या है, विजय देव नारायण शाही, विद्या निवास मिश्र, राम विलास शर्मा, कुबेर नाथ राय। तो क्या रहेगा इसका उत्तर, इसका उत्तर रहेगा विजय देव नारायण शाही। क्या रहेगा इसका उत्तर, विजय देव नारायण शाही। अब शाही से हम याद करते हैं, शाही से इनके कुछ निबंधों को याद करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। शाही से इनके निबंधों को जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पहला निबंध आता है राजनीति और साहित्य। पहला निबंध जो हमारे पास आता है वो आता है राजनीति और साहित्य। पहला निबंध जो आता है वो हमारे पास आता है राजनीति और साहित्य। दूसरा निबंध जो आता है वो हमारे पास आता है साहित्य में, शाही से सह वाले ढूंढे हैं मैंने, साहित्य में गतिरोध। दूसरा जो आता है वो हमारे पास आता है साहित्य में गतिरोध। तीसरा आता है साहित्यकार और उसका विरोध, साहित्यकार और उसका विरोध। तो प्यारे बच्चों किस तरह से याद कर सकते हो आप सभी, बड़ा ही आसान है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। जितना बड़ा निबंध उतना ही बड़ा रचनाकार, विजय देव नारायण शाही। बहस और शाही, बहस और शाही, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजय देव नारायण शाही। और सा से ही फिर हमने ढूंढ लिए कौन कौन से, राजनीति और साहित्य, राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध और साहित्यकार और उसका विरोध, साहित्यकार और उसका विरोध। इसके अलावा भी कुछ निबंध है प्यारे बच्चों, और वो निबंध क्या है, वो निबंध है बड़े ही रोचक निबंध हैं। ऐसे निबंधों को आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पहले नंबर पर विजय देव नारायण शाही का कौन सा निबंध आता है, पहले नंबर पर आता है गोदान। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, गोदान नाम से इन्होंने निबंध लिखा था। अब आता है ठलुआ बुद्धिजीवी। दूसरा कौन सा है, ठलुआ बुद्धि जीवी, ठलुआ बुद्धिजीवी। अब आगे के जो निबंध है वो और भी रुचिपूर्ण है, ठीक है, ठलुआ बुद्धिजीवी। इसके बाद आता है कटी उम्र होटलों में, कटी उम्र होटलों में, किसकी, कटी उम्र होटलों में, किसकी कटी होटलों में, विजय देव नारायण शाही की। और ठलुआ बुद्धिजीवी कौन है, विजय देव नारायण शाही।
ठलुआ बुद्धिजीवी कौन है? विजय देव नारायण शाही। और कटी उम्र होटलों में, किसकी कटी उम्र होटलों में? विजय देव नारायण शाही की। अब क्यों कटी? क्यों कटी होटलों में? जब पत्नी का मायका पड़ोस में आकर बस गया। जब पत्नी का मायका पड़ोस में आकर बस गया, ठीक है ना। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही जिन्होंने गोदान पर निबंध लिखा था, विजय देव नारायण शाही जिन्होंने गोदान पर निबंध लिखा था, उन्हें ठलुआ बुद्धिजीवी कहा जाता है। और उन्हें ठलुआ बुद्धिजीवी कहा जाता है। कटी उम्र होटलों में, उनकी उम्र जो है वो होटलों में कटी। क्यों कटी? जब पत्नी का मायका पड़ोस में आकर बस गया। जब पत्नी का मायका पड़ोस में आकर बस गया। चलो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 24 पर। क्या है प्रश्न संख्या 24? प्रश्न संख्या 24 है विद्या निवास मिश्रकृत निबंध संग्रह है। विद्या निवास मिश्रकृत निबंध संग्रह है। विद्या निवास मिश्र का निबंध कौन सा है? कदम की फूली डाल, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। क्या है? कदम की फूली डाल, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल कदम की डाल, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन, सभी निबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य की चेतना, साहित्य की चेतना, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये सभी निबंध जो है वो किसके हैं? विद्या निवास मिश्र के हैं। उत्तर है हमारे पास उपयुक्त सभी। क्या है उत्तर हमारे पास? उपयुक्त सभी। तो अब हमें प्यारे बच्चों इससे क्या याद रखना है? इससे हमने याद रखना है कि विद्या निवास मिश्रकृत निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो कदम की फूली डाल, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन और साहित्य की चेतना, ये सभी निबंध किसके हैं? विद्या निवास मिश्र के निबंध हैं। चलो चलते हैं फिर। अज्ञाकृत निबंध संग्रह है, अज्ञाकृत निबंध संग्रह है, कौन से हैं? अभी पढ़कर गए हैं हम। अज्ञाकृत निबंध संग्रह कौन से हैं? त्रिशंकु और आत्मनेपद, आलवाल और सबरंग, भवंती, लिखी कागद कोरे और उपयुक्त सभी। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, सब रंग, भवंती, लिखी कागद कोरे और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये जो निबंध है ये किसके निबंध? अज्ञाकृत निबंध ढूंढना है हमने, इसमें से अज्ञाकृत निबंध देखना है। तो कौन से हैं अज्ञाकृत निबंध? तो हम पढ़ कर आए हैं कौन कौन से हैं। उपयुक्त सभी निबंध जो है अज्ञा के निबंध संग्रह है। लेकिन भवंती हमने नहीं पढ़ा था, भवंती हमने नहीं पढ़ा था। तो भवंती भी बता देता हूं कि भवंती जो उनका निबंध है वो कब आया था? 1972 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था इनका निबंध संग्रह? 1972 ईस्वी में। इसके अलावा इनके दो निबंध संग्रह और थे जो हम नहीं पढ़ कर आए। एक था 1978 ईस्वी में, एक था 1989 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में संवत्सर और शाश्वती, ये दो निबंध संग्रह थे। संवत्सर और शाश्वती ये दो निबंध संग्रह थे जो हम पढ़कर नहीं आए थे। इनको उस ट्रिक में ये एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने केवल ट्रिक आपको बताई थी। आप अलग से इसको याद कर सकते हैं। भवंती 1972 ईस्वी, संवत्सर और शाश्वती ये निबंध संग्रह इनके और थे। इसलिए फिर भी अगर भवंती नहीं भी पढ़ा होता तो भी आपको कोई समस्या नहीं थी। भवंती अगर नहीं भी पढ़ा होता तो भी कोई समस्या नहीं थी। कारण ये है कि लिखी कागद कोरे तो आप जानते हो कि किसका था। अब लिखी कागद कोरे जानते हो तो भवंती से कोई समस्या नहीं। इसके अंदर एक है, आधा तो आ नहीं सकता, ठीक है ना। अज्ञाकृत निबंध संग्रह है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये उपयुक्त सभी उत्तर रहेगा। और बड़ा ही आसान है, एक बार याद कर लोगे तो जैसे त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, त्रिशंकु सब रंग कुछ राग, ऐसे आत्मनेपद आल बाल, लैसे
लिखी कागद कोरे जोग लिखी, और अद्यतन स्त्रोत और सेतु, अद्यतन तथा स्त्रोत और सेतु। और उसके बाद आता है कहाँ है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। कहाँ है द्वारिका, धार किनारे युग संधियों पर जहां छाया का जंगल है। और अंत में स्मृति छंदा जो उनकी मरणोपरांत थी 1989 ईस्वी में। पहला निबंध संग्रह था त्रिशंकु 1945 ईस्वी में। अंतिम निबंध संग्रह उनका था छाया का जंगल 1984 ईस्वी में। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। क्या कहता है प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि क्या बात हो गई, नाराज हो गया क्या? अच्छा, प्रश्न संख्या 26 क्या है? प्रश्न संख्या 26, ये और वे और इतस्तेह के लेखक हैं। ये और वे निबंध संग्रह और इतस्तेह के लेखक हैं। ए शांति प्रिय द्विवेदी, ब जनेंद्र, स रामधारी सिंह दिनकर और द हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये और वे और इतस्तेह के लेखक हैं। कौन है? ए, ब, स या फिर द। तो कौन है इसके लेखक? इसके लेखक है ब जनेंद्र, कौन है इसके लेखक? ठीक है जी, हो गया सही। ये तो ये और वे और इतस्तेह के लेखक कौन है? जनेंद्र। कौन है इसके लेखक? जनेंद्र है। आप याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध संग्रह में से संगत युग्म छांटिए। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखित, कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध संग्रह में से संगत युग्म छांटिए। संचारिणी, सामयिकी, युग और साहित्य। संचारिणी, सामयिकी किसके छांटने? हमें शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखित संगत युग्म छांटना है। संचारिणी, सामयिकी, युग और साहित्य, धरातल, प्रतिष्ठान, वृंत और विकास, साकल्य, आधान, उपयुक्त सभी। तो कौन रहेगा इसका? इसके रहेंगे उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी इसलिए लाए जाते हैं कि इसे बहाने आपको सभी के सभी निबंध याद हो सके। तो संचारिणी, सामयिकी, युग और साहित्य, तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कैसे कि युग और साहित्य, युग और साहित्य, वृंत और विकास। ठीक है ना, युग और साहित्य, वृत्त और विकास। एक नंबर पर युग और साहित्य, दो नंबर पर वृत्त और विकास। फिर स से चलेंगे, स से चलेंगे तो स पे आएगा संचारिणी, सामयिकी और साकल्य। संचारिणी, सामयिकी और संकाल्य। इस तरह से स के उच्चारण के हिसाब से आप इसको अलग करके और याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? प्रश्न संख्या 28, यौवन के द्वार पर एवं चेतना के बिंब। यौवन के द्वार पर एवं चेतना के बिंब। यौवन के द्वार पर एवं चेतना के बिंब। दो निबंध आए हैं हमारे पास यहां, निबंध संग्रह। दो निबंध संग्रह है, पहला है यौवन के द्वार पर और दूसरा है चेतना के बिंब। आप जब भी
परीक्षा भवन में बैठें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न हो ये बहुत ही जरूरी होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्व में की गई तैयारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरह से वो पूर्व की तैयारी क्या होती है, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आया, जैसे ही आपके सामने भर्ती आती है तो आप क्या शुरू करते हो? क्या भर्ती का इंतजार करते हो भी जैसे ही जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन जाकर परीक्षा देंगे, सिर्फ इसी की तैयारी करते हो? नहीं, उससे संबंधित उसकी तैयारी करते हो ताकि परीक्षा भवन में आप अच्छा कर सकें। तो उसके लिए जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए तो उससे सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले या सबसे जरूरी की बात यह रहती है कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। तो यौवन के द्वार पर एवं चेतना के बिंब निबंध संग्रह क्या है? निबंध संग्रह के रचयिता है कौन है? दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी या जैनेंद्र, कौन है? इन दो निबंधों के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अब डॉक्टर नगेंद्र के इसी प्रकार के कुछ आसान निबंध मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम बात करें आसान निबंधों की तो कौन से रहेंगे आसान निबंध उनके? एक नंबर पर है विचार और अनुभूति। एक नंबर पर क्या रहेगा? विचार और, बड़े ही आसान है। विचार और अनुभूति। दूसरा रहेगा विचार और विश्लेषण। विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। तीसरा रहेगा विचार और विवेचन। वैसे तो इन्होंने काफी निबंध लिखे हैं, मैंने कुछ जो आसान से निबंध है वो निकाल के रखे आपके सामने। विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन। विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन। किसके निबंध है ये निबंध है नगेंद्र के। किसके निबंध है? नगेंद्र के निबंध हैं। चलते हैं वापस। प्रश्न संख्या 29 क्या है? प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किसने शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की थी? निम्न में से किसने शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की थी? शिकार संबंधी, शिकार से संबंधित निबंध लिखने वाले कौन थे? तो बड़ा ही आसान है ये। रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, श्रीराम शर्मा और बनारसीदास चतुर्वेदी। श्रीराम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी कौन थे? शिकार के लिए, शिकार से संबंधित रचनाएं लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? शिकार से संबंधित रचनाएं लिखने के लिए ये व्यक्ति प्रसिद्ध थे, श्रीराम शर्मा। कौन थे? श्रीराम शर्मा। प्रश्न संख्या 29, अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी निबंध के लेखक हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी निबंध के लेखक है बनारसीदास चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र। कौन है बताइए? बड़ा ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके गिने चुने निबंध हैं और वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? जैसे चंद्रदर्शमा गुलेरी है, उनके 3 निबंध हैं, उनमें से शायद मुझे अभी 2 याद आ रहे हैं कि कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाव। ठीक है ना? और एक और दिमाग से निकल गया मेरे अचानक। ठीक है, तो उस तरह से उनके ये 3 एक निबंध है। किसके? चंद्रदर्शमा गुलेरी के, लेकिन वो भी बार बार पूछे जाते हैं। एक कहानी है उनकी, उसने कहा था, 3 शायद कहानियां हैं, उसने कहा था बुद्धू का कांटा और एक और है वो दिमाग से निकली मेरे। ठीक है, ये 2-3 कहानियां हैं तो वो भी बार बार पूछी जाती है। तो कुछ ऐसी रचनाएं, कुछ ऐसे रचनाकार निकालिए जिनकी रचनाओं की संख्या नाम मात्र की थी लेकिन वो पूछी बार बार जाती है। तो उन्हीं में से एक जो है वो हमारे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। उन्हीं में से एक जो है वो हमारे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बहुत कम लिखा है या बहुत कम रचनाएं हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पूछा जाता है और इन्हें प्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनके अन्य निबंधों की हम बात करें तो नाम मात्र के हैं। कौन से थे ये? अमीर इरादे और गरीब इरादे। अमीर इरादे और गरीब इरादे। उसके बाद हम बात करते हैं, इनके हैं निबंध है
साहित्य देवता, समय के पांव और चिंतक की लाचारी। कौन कौन से हैं? साहित्य देवता, साहित्य देवता, समय के पांव और चिंतक की लाचारी। और एक हम पढ़ ही चुके हैं, अमीर इरादे और गरीब इरादे। ठीक है ना, अमीर इरादे और गरीब इरादे। ठीक है, साहित्य देवता, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, अमीर इरादे और गरीब इरादे। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी, ठीक, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला जो इन्होंने जेल में लिखी थी, और उसका गान अज्ञे जब जेल में थे तो वो किसका गान किया करते थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला का गान किया करते थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। क्या है प्रश्न संख्या 31? ये है साहित्य और जीवन एवं हमारे आराध्य। साहित्य और जीवन एवं हमारे आराध्य के रचयिता है राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्या निवास मिश्र। राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्या निवास मिश्र। तो कौन है? साहित्य और जीवन। क्या नाम है? साहित्य और जीवन हमारे आराध्य। कौन है इसके रचनाकार? ए, बै, से या फिर द। तो कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी के निबंध कौन से हैं? साहित्य और जीवन एवं हमारे आराध्य। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से किसने विनोद शर्मा के छद्म नाम से राजभवन की सिगरेट दानी नामक हास्य व्यंग्य लिखा था? किस नाम से? विनोद शर्मा के नाम से। किस नाम से लिखा था? विनोद शर्मा के नाम से। लोग ढूंढते रहे कि विनोद शर्मा पता नहीं कौन है। और क्या लिखा था? राजभवन की सिगरेट दानी। राजभवन की सिगरेट दानी हास्य व्यंग्य। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। तो किसने लिखा था? श्री नारायण चतुर्वेदी ने। किसने लिखा था? श्री नारायण चतुर्वेदी ने। प्रश्न संख्या 33, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध 1912 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? 1912 से लेकर 1919 तक, 1912 से लेकर 1919 ईस्वी तक किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका में, सुदर्शन पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में या सदादर्श पत्रिका में? किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका में, सुदर्शन पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में या सदादर्श पत्रिका में? ठीक है, किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। 1912 से लेकर 1919 ईस्वी तक तो किस में हुए थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका में। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। किस में प्रकाशित हुए थे? नागरी प्रचारिणी पत्रिका में। आपको बता दूं कि सरस्वती पत्रिका थी, इसका भी 1903 से लेकर 1920 तक उन दिनों धुआंधार रूप से चल रही थी। इसका संपादन कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आप सोचेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में क्यों नहीं छापे थे? तो आप देख सकते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने बहुत अधिक संख्या में निबंध लिखे थे, जो अंग्रेजी साहित्य के जो प्रथम निबंधकार हैं या सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, बेकन, उनका अनुसरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो महत्वपूर्ण
और विचार प्रधान जो निबंध थे। अब मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, कोई समस्या है, मतलब कैमरे की बैटरी जाने वाली है, फिर दोबारा कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए स्पीड में पढ़ना पड़ेगा मुझे। इनके निबंधों को क्या कहा था? बातों का संग्रह कहा था। क्या कहा था? बातों का संग्रह कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो थे वो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4 में प्रकाशित हुए थे। चिंतामणि भाग 4 में प्रकाशित हुए थे। चिंतामणि भाग 1 और 2 के जो निबंध थे वो चिंतामणि भाग 1 और 2 से पहले इनके विचार विथि नामक निबंध संग्रह में प्रकाशित हुए थे, विचार विथि नाम से, ठीक है। और चिंतामणि भाग 1 और 2 का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था। चिंतामणि भाग 3 का संपादन जो था वो नामवर सिंह ने किया था। और चिंतामणि भाग 4 का जो संपादन था वो कुसुम चतुर्वेदी, और फिर वो मेरे दिमाग से नाम निकल गया है, एक और थे, उन दोनों ने मिलकर उसका किया था, संपादन किया था। लगभग 2002 ईस्वी में वो प्रकाशित हुई थी चिंतामणि भाग 4, और लगभग 46 निबंध उसमें थे। तो मेरे कैमरे की बैटरी ऑफ होने वाली है, ऐसी स्थिति में मुझे जल्दी में पढ़ाना पड़ेगा। छंद सारावली 1917 ईस्वी, छंद सारावली 1917 ईस्वी के रचयिता है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द। छंद सारावली 1917 ईस्वी के रचयिता है। कौन है छंद सारावली 1900? जगन्नाथ प्रसाद भानु। कौन है? जगन्नाथ प्रसाद भानु। प्रश्न संख्या 35, मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब किया गया? किसका? हिंदी नवरत्न का। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब किया गया था? 1907 में, 1910 में, 1916 में या फिर 1913 ईस्वी में? 1907, 10, 16 या फिर 13 ईस्वी में? तो कब किया गया था? 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न। शुक्ल द्वारा संपादित तुलसी ग्रंथावली, शुक्ल जी द्वारा संपादित तुलसी ग्रंथावली 1923 ईस्वी में, ठीक है ना। उसकी भूमिका बाद में गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक नाम से प्रकाशित हुई थी स्वतंत्र रूप से। पहले तो क्या लिखा? तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया था इन्होंने, फिर उसकी भूमिका लिखी थी। उस समय जो भूमिका लिखी थी उसको अलग से प्रकाशित किया। किस नाम से किया था? गोस्वामी तुलसीदास नाम से। लेकिन वो कब किया था वो आपने बताना है, ए बैस है या फिर द। 1926 में, 1933 में, 1924 में या फिर 1929 में? तो कब प्रकाशित किया था? 1933 ईस्वी में। किसको? गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसी ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई थी? 1923 में। और गोस्वामी तुलसीदास कब प्रकाशित हुई थी? 1933 ईस्वी में, 10 साल बाद। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास समालोचना के रचयिता है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास समालोचना के रचयिता है ए बैस है या फिर द। रमाशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है इसके हिंदी नाट्य साहित्य का विकास के? कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है 38, सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी के रचयिता है। सुमित्रा नंदन पंत निबंध के रचयिता है। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ या शांति प्रिय द्विवेदी? तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। प्रश्न संख्या 39 का क्या है? किसने प्रसाद, निराला और पंत पर सन 1931 ईस्वी में पृथक 3 निबंध लिखकर, किसने प्रसाद पर अलग से लिखा, निराला पर अलग से लिखा और पंत पर अलग से निबंध लिखा? तीनों पर अलग अलग निबंध लिखकर छायावाद की वृत्तत्रयी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावाद की वृत्तत्रयी, लघुत्रयी, वृत्तत्रयी कौन कौन से थे? वृत्तत्रयी में कौन थे? प्रसाद, निराला और पंत। लघुत्रयी में कौन से थे? महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये लघु त्रयी थी। तो कौन? अवध उपाध्याय, नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी या कृष्णदेव प्रसाद गौड़? तो किसने किया था? बहुत ही आसान है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। उन दिनों यही चल रहे थे। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ, तुलनात्मक आलोचना का आरंभ, तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसके द्वारा किया गया? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था?
पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। पद्म सिंह शर्मा के बारे में अभी बैटरी डाउन होने वाली है। पद्म सिंह शर्मा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि अधिकतर लोग क्या पद्म सिंह शर्मा और पद्म सिंह शर्मा कमलेश दो नाम के रचनाकार अलग अलग थे। हिंदी साहित्य कोश में इनको विशेष रूप से बताया गया कि पद्म सिंह शर्मा और पद्म सिंह शर्मा कमलेश दोनों अलग अलग थे। पद्म सिंह शर्मा थे, इन्हें तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया था बिहारी और शेख सादी। बिहारी और शेख सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी और बिहारी को बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने बताया था। तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। पद्म सिंह शर्मा कमलेश नहीं माने जाते। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हम सोचता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट जो रहेगा वो उसके बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी।